तो हम आज जिन क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं वो है रेंज ऑफ नेस्टेड फंक्शंस, जो जेई के लिए एक अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उतना ही इजी भी है। पर इजी होने के बावजूद बच्चों के दिमाग में इसका क्लियर कट स्ट्रक्चर नहीं होता है। पढ़ा सबने होता है थोड़ा, लेकिन एक क्लियर कट स्ट्रक्चर ना होने की वजह से ऐसे क्वेश्चंस उन्हें परेशान करते हैं। आज के वीडियो का पर्पस उसी चीज को एक सिस्टमेटिक अप्रोच, एक एल्गोरिदम में बांधना है, जिससे आपके जेई में मार्क्स लूज ना हो। इसीलिए हमारा ये रैंक सेवर सीरीज का आज का ये एपिसोड है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन आपको जरूर ये मार्क्स देके जाएगा। अब देखिए इसके क्वेश्चंस दिखते कैसे, ऐसे दिखते, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, और उसको देख के एक बार तो आदमी घबरा भी जाता है, ये है क्या, ये कहां से शुरू करूं। ऊपर से रेंज निकालनी है, रेंज निकालना तो और दुख देता है कि कैसे निकलेगी इसकी रेंज। मतलब फंक्शन भी अजीब सा, उस पर भी बॉक्स लगा दिया, लास्ट में स्क्वायर रूट लॉग, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो इसमें थोड़ा सा परेशानी तो होती है। पर अब मैं आपको एक एल्गोरिदम बताऊं जिसको आप फॉलो कीजिए। सबसे पहले ये सोचिए कि ये फंक्शन एक्चुअली बना कैसे, उसने कैसे क्रिएट किया है इसको, कहां से आया ये आया होगा, उसने स्टार्टिंग में एक चीज ली होगी x, उसके ऊपर उसने साइन x बनाया होगा, और फिर देखिए वो एक एक करके लेवल बढ़ाता चला गया होगा। पहले x होगा, फिर x के ऊपर साइन ले लिया तो साइन x हो गया, फिर साइन x को 2 की पावर में पहुंचा दिया तो 2 की पावर साइन x हो गया। फिर क्या किया, उसी को उसने z+1 अपॉन z-1 में पहुंचा दिया, तो z की जगह जब 2 की पावर साइन x पहुंचाएगा तो देखो ये चीज क्रिएट हो जाएगी। ये फिर भी उसका मन नहीं भरा, इसको उसने log टू द बेस 1/3 में पहुंचा दिया, अब z की जगह ये जाएगा तो ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन बन जाए। फिर उसमें sec वाला फंक्शन ले रहा है, फिर log टू द बेस 2 ले रहा है, तो यहां तक पहुंच चुका है, फिर स्क्वायर रूट और फिर बॉक्स। तो हो क्या रहा है, वो एक सिंपल चीज को शुरू करता है जिसके बारे में हमें काफी कुछ पता था। जैसे साइन एक्स के बारे में तो बहुत कुछ पता था कि -1 और 1 के बीच में होगा, लेकिन वो धीरे धीरे उस पर फंक्शन लगाता चला जाएगा, लगाता चला जाएगा, और उसको ऐसे कॉम्प्लिकेट करके बड़ा सा बना देगा। यही है नेस्टेड फंक्शन का खेल। अब जब वो फंक्शन के ऊपर फंक्शन लगाता चला जा रहा है, तो हमें उसे हैंडल करने का तरीका क्या होना चाहिए, हमारा एल्गोरिदम क्या होना चाहिए, ये हमारे को सीखना है। तो सबसे पहले सवाल यह है कि जब हमें स्टार्ट का साइन एक्स के बारे में पता है, तो अगर मान लीजिए हमें किसी फंक्शन के बारे में पता है, लेट्स से एक एफ एक्स नाम का एक फंक्शन है जिसकी रेंज हमें पता है अल्फा टू बीटा है। अब वो जो फंक्शन है उसकी रेंज पता है, उसके ऊपर एक नया फंक्शन आके अप्लाई हो गया, तो जो नया g ऑफ एफ एक्स है उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, व्हाट कैन बी सेड। तो मैं बताता हूं, बहुत ही सिस्टमैटिकली हम कुछ बातें कह सकते हैं, और उस सिस्टमैटिकली बात तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें वो अल्फा टू बीटा उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा जीएक्स के हिसाब से। ये ऑप्टिमाइजेशन क्या है मैं बताता हूं। ये एज इट इज हम अल्फा टू बीटा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जैसे ये एग्जांपल देखिए, हमें लॉग ऑफ साइन एक्स के बारे में बात करना है। अब साइन एक्स तो -1 और 1 के बीच में है, बहुत बढ़िया, ये उसकी रेंज है। अब लेकिन लॉग जो है -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि लॉग जो है नेगेटिव और जीरो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो वो अपने आप ही इस चीज को छोटा करेगा, वो कहेगा नहीं नहीं -1 to 1 है, मुझे 0 to 1 ही दो, और 0 पे भी इक्वलिटी नहीं चाहिए। इसी प्रोसेस को ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं कि बाहर वाले फंक्शन के हिसाब से आप उसकी रेंज को छोटा कर रहे हैं, कि मैं वही रेंज लूंगा जो मेरे को अलाउड है। अब ऐसा करने का रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो x की वैल्यू जो साइन x को नेगेटिव बनाती होंगी या जीरो बनाती होंगी, वो वैसे भी डोमेन में नहीं होंगी। अगर हम log sin x की डोमेन निकालेंगे तो वो वैल्यूज वैसे भी नहीं आ रही है, पर क्योंकि हम इस क्वेश्चन में डोमेन निकाल नहीं रहे, तो इसलिए हमें ऐसा दिख रहा है कि साइन एक्स तो नेगेटिव वैल्यूज वगैरह भी दे रहा है, फिर लॉग आ रहा है तो लॉग के लिए तो नेगेटिव वैल्यू अलाउ नहीं। अब क्या हो गया, फंस गया, फंसा नहीं है। जब हम डोमेन निकाल रहे होते तो वो वैल्यूज वैसे भी हटानी पड़ती है हमें एक्स की, जिसके लिए साइन एक्स नेगेटिव हो रहा होता। तो ये चीज हम लोग रेंज के थ्रू जब कर रहे होते तो इसी ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू करते हैं कि उसका जो आंसर आया है उस आंसर का वही पार्ट लो जो बाहर वाला फंक्शन अलाउ कर। तो ये है फर्स्ट स्टेप कि हम पहले उसे ऑप्टिमाइज करेंगे। अब मान लीजिए ये अल्फा टू बीटा एफ एक्स है जो उसकी रेंज है, हमने सब उसको g के लिए ऑप्टिमाइज किया, क्योंकि g नाम का फंक्शन इसके ऊपर लगाया जा रहा है और हम बात कर रहे हैं g ऑफ एफ एक्स की। और ऑप्टिमाइज करके मान लीजिए ये a टू b हो गया। अब इस a टू b के हिसाब से कि भाई ये a टू b ही एक्सेप्ट करेगा, अब जब g उस पर अटैक करेगा तो क्या क्या होगा। तो देखिए तीन बातें होती है। पहली बात, अगर जो gx आपका फंक्शन है जो बाहर लगने जा रहा है वो एक कंटिन्यूअस और इंक्रीजिंग फंक्शन है, कंटिन्यूअस है मतलब टूट नहीं रहा है,
और इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल में ए टू बी, जो आपकी ऑप्टिमाइज्ड वैल्यूज आई थी। तो उस सिनेरियो में कुछ नहीं, आपको जी ऑफ एफ एक्स जी ए टू जी बी हो जाए, बहुत सिंपल काम। छोटी वैल्यू पे छोटा आंसर, बड़ी वैल्यू पे बड़ा आंसर। वहीं पर जी एक्स अगर कंटिन्यूअस है पर डिक्रीजिंग है उसी इंटरवल ए टू बी में, तो बस उल्टा काम हो जाएगा, जी बी टू जी ए हो जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू पे छोटा आंसर देगा, छोटी वैल्यू पे बड़ा आंसर। पर कोई जरूरी नहीं जो फंक्शन हम लगा रहे हैं वो इन दोनों कैटेगरी में हो। अगर इन दोनों कैटेगरी में नहीं है, मतलब चाहे वो कंटिन्यूअस ना हो या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों काम कर रहा हो, कुछ भी रीजन हो, उस सिनेरियो में हमें ग्राफ का खून करना पड़ेगा। ग्राफ का खून कैसे करेंगे, लेट अस अंडरस्टैंड। अब मान लीजिए जो जी नाम का फंक्शन है वो ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, ना वो कुछ कंटिन्यूटी में दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत है, फिर भी हमें जी ऑफ एफ एक्स की रेंज चाहिए। तो उसको कैसे प्रोसीड करते हैं, हम सबसे पहले जो एफ एक्स है ना अंदर वाला, इसको टी अज्यूम करते हैं। तो टी इक्वल टू एफ एक्स हो गया, और अब हम ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल टू जी ऑफ टी। और ये ध्यान रखिए ग्राफ इसका बनेगा, इसका नहीं, इसके बारे में तो हमें ऑलरेडी पता है इसकी रेंज। ग्राफ इसका बनेगा और ये बनेगा y वर्सेस t का ग्राफ, बाहर वाले के हिसाब से ग्राफ बनेगा। तो जब हम जैसे ग्राफ बनाएंगे, मान लीजिए y वर्सेस t, y ऑफ इक्वल टू जी टी का ग्राफ, ये ऐसा सा कुछ आया। अब t वैसे तो कुछ भी हो सकता था जीटी के ग्राफ में, लेकिन t क्योंकि एफ एक्स है और एफ एक्स बोल रहा है भाई मैं तो अल्फा से बीटा ही होऊंगा, तो t भी आपका ए टू बी ही होगा। तो ऑप्टिमाइज करके ए टू बी आया था ना, तो t ने कहा मैं तो यही होऊंगा। तो जैसे ही आपको ये बात पता लगती है, तो हम ए और बी वाली ये वॉल्स बनाते हैं कि t जो है ए और बी के बीच में ये दो वॉल्स बनाए, और ये वॉल्स बनाने के बाद हम वो रिजेक्ट कर देंगे जो अलाउड नहीं है, क्योंकि t ए और बी के बीच में है, तो इसका मतलब ये बाहर वाला पार्ट अलाउड नहीं है ग्राफ को। y इक्वल टू जी टी का ग्राफ चाहे पूरा है, लेकिन t खुद ही रेस्ट्रिक्टेड है, तो हम ये सिर्फ बीच वाला पार्ट लेते हुए बाकी पार्ट हटा देंगे। अब जब हम बाकी पार्ट हटाएंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, वो बाकी जो उधर वाला पार्ट था, उधर वाला पार्ट था, हमने हटा दिया। ये हटाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है, हम इस पे ना चप्पल मारेंगे। जैसे एक कीड़ा होता है ना, कीड़े को ऐसे करके खच करके मारते हैं, बस ऐसे चप्पल से मारना है। और चप्पल से कैसे मारना ये भी समझ लीजिए, चप्पल से वाई एक्सिस को बीच में रखते हुए लेफ्ट और राइट ऐसे मारना है, मतलब ऐसे 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 करके मारना, जैसे कॉकरोच को मारते हैं ना, खचाक। और उससे क्या होगा, वाई एक्सिस पे कुछ खून लग जाएगा इस कीड़े का, जहां जहां खून लग रहा है वहां वहां हम डार्क कर देंगे। जैसे इधर देखिएगा, मैंने इसको ऐसे ही खच करके चप्पल से मारा, तो इधर तो कुछ था नहीं, इधर से ये वाला पार्ट पे कुछ खून लग गया, इसकी वजह से इधर खून लग गया, ये खून लग गया। होल्स का ध्यान रखिएगा, यहां पर ओपन ब्रैकेट है तो यहां पर, यहां नहीं लगेगा, यहां नहीं लगेगा क्योंकि यहां नहीं लगा हुआ है, इसकी वजह से एक डॉट आया, ये पहुंच गया। अब लोकेट कीजिए जो पॉइंट्स आए हैं वाई एक्सिस पे जहां पर खून लगा हुआ है, इस चीज पे ये किन पॉइंट्स की वजह से आए, ये कहां से आए हैं। मान लीजिए ये वाला पॉइंट बी कॉमा एम था, ये सी कॉमा के था, ये आर कॉमा टी था, ये आर कॉमा एस था, ये पी कॉमा क्यू था। तो आप समझ सकते हैं जब हमने ऐसे मारा था तो ये वाला जो हाईएस्ट पॉइंट था ये इसकी वजह से आया है, तो इसका मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट के होगा। ये वाला पॉइंट इसकी वजह से आया है ओपन, तो ये जो m है ना, ये m यहां पे यूज होगा, यानी इसका y कोऑर्डिनेट m होगा। ये वाला पॉइंट लेट से r कॉमा t था, तो ये जब ऐसे छप के आया तो ये वाला पॉइंट है, तो इसका y कोऑर्डिनेट t होगा। ये वाला कोऑर्डिनेट लेट से p कॉमा q है, जब ऐसे छापा तो ये q पॉइंट इधर पहुंच जाएगा, तो दिस इज q। ये वाला पॉइंट r कॉमा ऐसे जब ऐसे छापेंगे तो इधर देखिए ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, s नॉट r, वी हैव टू यूज y कोऑर्डिनेट। अब इस वजह से हम लोग इसकी रेंज लिख सकते हैं। रेंज क्या लिख सकते हैं, देखिए Q से S तक जाएगा, Q टू S राउंड ब्रैकेट, फिर बीच में एक T वाला वैल्यू मिल रहा है, फिर M ओपन ब्रैकेट से K तक जाएगा। हम सिर्फ Y कोऑर्डिनेट्स को यूज करेंगे। तो ये एक प्रोसेस होता है जिस वजह से हम लोग उसका ग्राफ बना के रेस्ट्रिक्शन लगा के और ऐसे ऐसे मारना है, Y एक्सिस बीच में रखते हुए लेफ्ट और राइट से ऐसे। सो दिस इज द प्रोसेस। इसके अलावा कुछ कॉमन आइडियाज हैं जो हमें दिमाग में रखने हैं, जिसके लिए हमारा काम थोड़ा फास्ट हो सकता है। कि एफ एक्स मान लीजिए अल्फा और बीटा के बीच में, और अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव है, तो कुछ आंसर्स डायरेक्टली हमें पता होने चाहिए कि मॉड एफ एक्स भी अल्फा और बीटा के बीच में होगा,
फंक्शन का स्क्वायर भी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के बीच में होगा, फंक्शन का रेसिप्रोकल 1 बाय बीटा और 1 बाय अल्फा के बीच में होगा। उल्टा काम हो जाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, तो जब उल्टा करेंगे तो बड़ा नंबर से छोटा आंसर आएगा, छोटे नंबर से बड़ा आंसर आएगा रेसिप्रोकल लेने के बाद। ये अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव की भी बात है। वहीं पर अगर अल्फा बीटा दोनों नेगेटिव है, अब अगर मॉड लिया जाए किसी फंक्शन पे, तो मॉड एफ एक्स मॉड बीटा और मॉड अल्फा के बीच में होगा। ध्यान दीजिए, अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव है, अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव है, और बीटा मैग्नीट्यूड वाइज अल्फा से छोटा होगा, इसलिए मॉड बीटा इधर आया। और ऐसे ही बीटा स्क्वायर इधर, अल्फा स्क्वायर इधर। आप ऐसे सोचिए, ये लेट से -4 है, ये -2 है, मॉड लेने के बाद ये 2 देगा, तो 2 छोटा वाला वैल्यू होगा, और -4 अगर उधर है तो ये 4 इधर देगा। तो ध्यान रखिए ऐसा मामला हो जाएगा, यहां पे इसमें भी ऐसा ही मामला हो जाएगा कि बीटा स्क्वायर इधर, अल्फा स्क्वायर इधर। रेसिप्रोकल में वापस 1 बाय बीटा टू 1 बाय अल्फा, वो तुम्हें तो उल्टा होता ही है, यह याद रहेगा। अब एक चीज देखिए, मान लीजिए एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, और फिर हमें मॉड लेना है। तो अब मॉड लेने के लिए मॉड एफ की मिनिमम वैल्यू देखिए, मान लीजिए -2 to 4 जा रहा है, अब -2 से 4 तक जा रहा है और आप मॉड ले रहे हैं, तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, बीच में एक वैल्यू 0 भी होगी, उसका मॉड सबसे कम आएगा। तो 0 से मैक्स ऑफ मॉड अल्फा कॉमा मॉड बीटा, यानी उन दोनों क्वांटिटी में से जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है वो यूज होगा। वहीं पे स्क्वायर भी आप करेंगे तो 0 टू उन दोनों क्वांटिटीज अल्फा और बीटा में से जिसका स्क्वायर बड़ा होगा वो यूज करना। और वहीं पर अगर हमें रेसिप्रोकल करना है, तो ध्यान दीजिए 0 अगर बीच में आ रहा है तो 0 का रेसिप्रोकल किया नहीं जा सकता, और क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल किया नहीं जा सकता, हम 0 के इधर और 0 के इधर 2 जोन बनाएंगे और उन दोनों जोन्स का रेसिप्रोकल लेंगे। और हमें याद रखना चाहिए 1 बाय एफ जो है -इंफिनिटी टू 1 बाय अल्फा, और 1 बाय बीटा टू इंफिनिटी रहेगा 1 बाय एफ। ये चीजें आप ग्राफ बना के भी चेक कर सकते हैं बड़े आराम से। इट इज समथिंग बट यू शुड रिमेंबर, क्योंकि ये जल्दी काम करने के लिए हेल्प करेगा। अब अगर ये चीज हमें याद हो चुकी है कि भाई फंक्शन ऐसा है और अगर ये उसकी रेस्ट्रिक्शन है, तो उससे इमीडिएटली रेसिप्रोकल मॉड और स्क्वायर को कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मान लीजिए फंक्शन अल्फा और बीटा के बीच में और उसके ऊपर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा है, जैसे साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, और वो जो अल्फा टू बीटा है जो बीच का जिस गैप में है फंक्शन, वो जो है उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पीरियड से बड़ा है। मान लीजिए अल्फा है 1 और बीटा है 10, ये एफ एक्स है, और अब मैं इस पे कॉस लगा देता हूं, तो ये बीच का गैप कितना हुआ 9, 9 जो है कॉस के पीरियड से बड़ा है। कॉस का पीरियड होता है 2 पाई यानी 6.28। इसका मतलब एक साइकिल तो पक्का कवर हो रही है। ऐसे सिनेरियो में जो रेंज आएगी वो उसकी नेचुरल रेंज आएगी। कॉस की नेचुरल रेंज क्या होगी, -1 to 1। जैसे एग्जांपल देखिए एक और, साइन ऑफ मॉड लॉग एक्स। अब मॉड लॉग एक्स जो है 0 टू इंफिनिटी होता है, मॉड लॉग एक्स 0 टू इंफिनिटी होगा। क्यों होगा, ये भी सोच सकते हैं। लॉग एक्स कहां से कहां होता है, -इंफिनिटी से इंफिनिटी। अब जब हम मॉड लगा रहे हैं किसी फंक्शन पे, आप सोचिए एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो बीच में कहीं ना कहीं तो 0 अचीव होगा, और मैक्सिमम इन दोनों के मैग्नीट्यूड में से जिसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा वो होगा, वो जो इंफिनिटी हो जाएगा। तो मॉड लॉग एक्स तो 0 टू इंफिनिटी है। अब 0 टू इंफिनिटी इतना बड़ा गैप है, वो साइन एक्स के साइन के पीरियड जो होता है 2 पाई उससे तो बहुत ही बड़ा है। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं इसकी रेंज -1 to 1 आएगी, कोई ग्राफ वगैरह भी बनाने की जरूरत नहीं, जो साइन की नेचुरल रेंज है वही आ जाएगी। अब अगर हम ये चीजें समझ चुके हैं, तो जैसे इसी क्वेश्चन में शुरुआत करते हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है। उसने साइन एक्स से क्वेश्चन की शुरुआत की है, साइन एक्स -1 to 1 है, फिर उसने 2 रेस्ट पर साइन एक्स किया, यानी इसके ऊपर 2 रेस्ट पर जेड नाम का फंक्शन चढ़ाया। अब 2 रेस्ट पर जेड कैसा फंक्शन होता है, ऐसा फंक्शन होता है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, तो 2 रेस्ट पर साइन एक्स में छोटे पे छोटी वैल्यू, बड़े पे बड़ी वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 रेस्ट पर -1 to 2 रेस्ट पर 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 2 रेस्ट पर साइन एक्स हाफ टू से 2 के बीच में हो गया। तो हमें अब तक इसके बारे में पता लग गया। अब 2 रेस्ट पर साइन एक्स को ही हमें किस फंक्शन में ले जाना होगा, इस फंक्शन, इसमें ले जाना होगा। कैसे ले जाएंगे, इसी को हम gz वाले फंक्शन में इनपुट की तरह भेजेंगे। इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, अब हमें ग्राफ बनाना होगा, किसका, g वर्सेस z का। अब g वर्सेस z ये लीनियर बाय लीनियर है,
लीनियर बाय लीनियर का ग्राफ सब बच्चों को आना चाहिए। तो z प्लस वन अपॉन जेड माइनस वन का ग्राफ ऐसा ही होता है। वन पे एक वर्टिकल एसिम्प्टोट आता है, एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आएगा y को g इक्वल टू वन पे, माइनस वन पे एक रूट आएगा इसका। अगर आपको लीनियर बाय लीनियर ग्राफ नहीं आता है तो एक बार उसको पढ़िए, ये ग्राफ बनेगा। अब जो z है वो कौन है, ये है 2 रेज़ पर sin x, जो क्या है हाफ से 2 के बीच में। हाफ से 2 के बीच में तो हमें दीवार बनानी पड़ेगी, तो चलिए दीवार बनाते हैं। ये हाफ वाली दीवार, ये 2 वाली दीवार। अब हाफ से 2 के बीच में दोनों पे इक्वलिटी है, तो उसके बाहर वाला पार्ट पूरा अलाउड नहीं है, हटाना पड़ेगा उसको। हटाते हैं, हटा दिया बाहर वाला पार्ट, और अंदर वाला पार्ट ये बच गया। ये बाहर वाला पार्ट जो था ना यहाँ पे, ये सब हमने रिमूव कर दिया। यहाँ था, यहाँ भी था, ये सब हटा दिया। वी हैव रिमूव्ड दैट। अब क्या करना है, अब हमारा काम है इससे रेंज निकालना। रेंज निकालने के लिए हम ऐसे चप्पल मारेंगे। जैसे ही हम चप्पल मारेंगे तो आप समझ सकते हैं यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक खून लग जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये z इक्वल टू 2 पे मिल रहा है, तो z इक्वल टू 2 डाला यहाँ पे, तो 2 प्लस वन अपॉन 2 माइनस वन कितना हुआ 3। तो ये 2,3 पॉइंट है। ये पॉइंट z इक्वल टू हाफ पे मिल रहा है, तो z इक्वल टू हाफ डालो, तो हाफ प्लस वन अपॉन हाफ माइनस वन क्या हुआ, हाफ कॉमा माइनस 3। तो जैसे आप मारोगे तो ये 0,-3 पॉइंट होगा, ये 0,3 पॉइंट होगा। और जैसे मारने के बाद आपकी रेंज क्या आएगी, -∞ टू -3 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। ये देख लीजिए, ये रेंज आ जाएगी। ये GZ की रेंज है। GZ क्या है, ये है, ये आप यहां तक पहुंच चुके। अब इस पर कौन अटैक करेगा, इस पे log टू द बेस 1/3 अटैक करेगा। और एक्चुअली log है ना, तो वो सारा एक्सेप्ट करेगा भी नहीं। log है, वो नेगेटिव वैल्यूज और वो जीरो एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसको ऑप्टिमाइज करेगा। ऑप्टिमाइज कैसे करेगा, वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेगा। तो पॉजिटिव वैल्यूज लेने की वजह से ये वाला पार्ट पूरा रिजेक्ट कर देगा, सिर्फ यही वाला पार्ट कंसिडर करेगा, इसी पे log लगेगा। और log टू द बेस 1/3 का ग्राफ कैसा होता है, इस तरह का ग्राफ होता है। इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन, कंटिन्यूअस बट डिक्रीजिंग। तो 3 से इंफिनिटी वाले इंटरवल में इट्स अ डिक्रीजिंग कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि छोटे नंबर पर बड़ी वैल्यू आएगी, बड़े नंबर पर छोटी वैल्यू आएगी। तो द मोमेंट वी डू इट, तो इस पे जैसे ही हम log अप्लाई करेंगे टू द बेस 1/3, तो हमें log लगाते ही log टू द बेस 1/3 इस पे लगेगा, तो -1 आंसर आएगा जो इधर पहुंच जाएगा। इस पे लगाएंगे इंफिनिटी, log 1/3 इंफिनिटी, तो आंसर विल बी -∞, क्योंकि 1/3 की पावर -∞ आपको इंफिनिटी देगा, तो वो -∞ इधर पहुंच जाएगा। तो ये इधर और ये इधर पहुंच जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये -∞ टू -1 हो गया। अच्छा, अब इसके ऊपर हमें सेक लगाना है। सेक एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि जो गैप है कहीं उसके पीरियड से बड़ा तो नहीं है। अगर पीरियड से छोटा हुआ तो फिर ऑफकोर्स ग्राफ बना के करना पड़ेगा। अब ये -∞ है, -1 है, गैप तो इंफिनिटी है, बहुत बड़ा है, वो तो 2π से बड़ा है। तो अगर हम सेक ले ही रहे हैं उस पर, तो सीधा टेंशन खत्म करो, सेक की जो नेचुरल रेंज है वही आ जाएगी। यहां तक पहुंचते ही हम लोगों को जो अभी तक का जो पार्ट है उसकी रेंज जो है सेक की रेंज ही मिलेगी। और सेक की रेंज क्या होगी, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, जो सेक की रेंज है। अब इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, log टू द बेस 2। और यहां पर सब बच्चों को तुरंत क्लिक हो जाएगा, log लगने जा रहा है, तो log वापस इसको ऑप्टिमाइज करेगा। ये नेगेटिव वैल्यूज तो लेगा भी नहीं वो, तो तुरंत इसको हटाएगा, इसको हटाएगा, इसको ऑप्टिमाइज करेगा, और सिर्फ 1 टू इंफिनिटी पे ही log टू द बेस 2 लगेगा। अब देख लीजिए कैसे लगेगा। अब log टू द बेस 2 एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, 1 टू इंफिनिटी के बीच में कंटिन्यूअस है, तो छोटे पे छोटी वैल्यू, बड़े पे बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो छोटी वैल्यू मिलेगी log 1 टू द बेस 2 और बड़ी वैल्यू मिलेगी log इंफिनिटी टू द बेस 2। तो ये 0 टू इंफिनिटी हो जाएगा। ब्रैकेट्स का ध्यान रखिए, क्योंकि यहां स्क्वायर ब्रैकेट है तो यहां स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा। तो अभी तक का हमारा काम, यहां तक जब हम पहुंचे हैं, ये यहां तक, तो हम 0 टू इंफिनिटी तक पहुंच चुके हैं। अब इस पे कौन लगेगा,
स्क्वायर रूट। तो जैसे आप इस पे स्क्वायर रूट लगाएंगे तो जो चीज 0 टू इन्फिनिटी है उसका स्क्वायर रूट लगने के बाद वो 0 टू इन्फिनिटी रहेगी। ऑफ कोर्स भाई 0 टू इन्फिनिटी में स्क्वायर रूट भी एक इंक्रीजिंग कंटिन्यूअस फंक्शन है 0 टू इन्फिनिटी में। अब 0 टू इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग कंटिन्यूअस फंक्शन है तो 0 पे सबसे छोटा आंसर देगा, तो 0 का स्क्वायर रूट 0, इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट इन्फिनिटी, तो यही आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। तो अभी हम लोग स्क्वायर रूट तक पहुंच चुके हैं। अब इस पे हम बॉक्स लगाएंगे। अब ध्यान दीजिए, इनपुट 0 टू इन्फिनिटी जा रहा है, उस पर बॉक्स लग रहा है। आउटपुट इंटीजर्स आएंगे जो इंटीजर 0 से इन्फिनिटी के बीच में होंगे, तो रेंज इसकी होल नंबर्स आ जाएगी सारे के सारे। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सारे होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स। तो ऑप्शंस ऐसे हो सकते हैं, रेंज इज ऑल होल नंबर्स, रेंज इज दिस, रेंज इज दैट, और वो हमें समझना होगा। तो अगर हमें ये एल्गोरिथम समझ में आ रहा है जो हमने अभी तक पढ़ा, कि भाई अगर बाहर एक फंक्शन लग रहा है तो वो जो फंक्शन है अगर वो कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग है तो सीधा छोटे पे छोटी वैल्यू, बड़े पे बड़ी वैल्यू। कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग है तो छोटे पे बड़ी वैल्यू, बड़े पे छोटी वैल्यू। इसके अलावा कुछ भी केस है तो देखो कहीं वो हमारे कुछ याद किए हुए आंसर में तो नहीं है, कहीं मॉड वाला केस तो नहीं है, कहीं रेसिप्रोकल वाला केस तो नहीं है, कहीं स्क्वायर वाला केस तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लग रहा हो और जो गैप है वो पीरियड से बड़ा है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको मजबूरन ग्राफ बनाना पड़ेगा। उस ग्राफ की वो वाली बाउंड्री बनानी पड़ेगी वर्टिकल की भाई इसी के बीच में ग्राफ लेना है या इसी के आस जो भी ग्राफ लेना है, फिर उसके हिसाब से आपको वाई एक्सिस पे प्रोजेक्ट करना होगा और फिर वाई एक्सिस पे आप रेंज लेंगे और फिर वो जो रेंज आएगी वो अगले फंक्शन का इनपुट बनेगी। ये सब काम आपको करना होगा। एक क्वेश्चन और ट्राई करके देखते हैं, इसकी रेंज निकालनी है। अब ये भी देखो, देखने में बड़ा डरावना सा लग रहा है, cos ऑफ 2 बाय मॉड ऑफ 3 cos x प्लस 4 sin x माइनस 1 का मॉड -2। पर घबराने की जरूरत नहीं है, इजी काम है। कैसे स्टार्ट करेंगे? इसमें इस वाले फंक्शन के बारे में हमें बड़े अच्छे से पता, 3 cos x प्लस 4 sin x। क्या पता है इसके बारे में? 3 cos x प्लस 4 sin x -5 से 5 के बीच में होता है। डू यू रिमेंबर? मिनिमम वैल्यू रूट ए स्क्वायर माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बीच में रहेगा। अब हमें उसमें -1 करना है तो -1 कर देते हैं तीनों में, तो ये हो जाएगा -6, 3 cos x प्लस 4 sin x -1, ये 4। अब क्या करना है हमें? इस पे मॉड लगाना है। अब ध्यान दीजिए, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, मॉड लगाना है तो इसका मतलब 0 से होगा और इन दोनों के मॉड में से किसकी वैल्यू बड़ी है? इसकी, तो 6 आ जाए। अब फिर 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो -2 से 4 आ गया। अब क्या करना है? अब मुझे इसका रेसिप्रोकल लेना है। अब रेसिप्रोकल डायरेक्टली नहीं ले सकते, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो हमें दो इंटरवल लेने चाहिए। -2 से ये क्वांटिटी क्यू मान लेता हूं, एफ एक्स मान लेता हूं, -2 से 0 है क्योंकि 0 से इधर रहेगा, क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं कर सकते ना रेसिप्रोकल लेते वक्त। और फिर यूनियन 0 के राइट से शुरू होगा और 4 तक जाएगा। अब रेसिप्रोकल लेते हैं और अब इसको ऐसे वही उल्टा वाला काम करना होता है। तो इसका रेसिप्रोकल इधर, इसका रेसिप्रोकल इधर, तो 1/fx कैसा देखेगा? अब देखो ये 0 से जस्ट छोटा नंबर है, पहले जो एक नेगेटिव नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल -∞ होगा। यहां इक्वल टू नहीं है तो यहां भी नहीं आएगा, यहां इक्वल टू है तो उसका रेसिप्रोकल -12 इधर, इसमें भी ये इधर ये इधर, तो 1/fx किधर जाएगा? 1/4 इंफिनिटी, बीच में आएगा यूनियन। अब हमें 1/fx नहीं चाहिए, हमें 2/fx चाहिए, तो इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसे 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये -∞ 2/fx -1 यूनियन 2/4 विच इज हाफ 2/fx टू इंफिनिटी, इंफिनिटी इंटू 2 इंफिनिटी। अब इसके ऊपर कॉस लग रहा है। अब ध्यान दो, ये इतना बड़ा जो रेंज है, ये गैप कितना बड़ा है? ये इंफिनिटी गैप है, ये भी इंफिनिटी गैप है। जब गैप ही इतना बड़ा बड़ा है, ये -∞ से -1, ये हाफ टू इंफिनिटी, तो ये तो कॉस के पीरियड से बहुत बड़ा हो गया। तो रेंज आपकी -1 to 1 हो जाएगी, जो कॉस की नेचुरल रेंज होती है। तो इस बार तो मजा ही आ गया, ग्राफ में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमें कुछ फंडे भी याद थे। तो ग्राफ में जाने की जरूरत पड़ सकती है पर जरूरी नहीं हर बार पड़े।
तो हमें ये चीज अपने आप समझनी होगी और ये नेस्टेड फंक्शंस को ऐसे डील करना। अब जिन बच्चों को समझ में आया वो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ 3 लॉग बेस हाफ मॉड साइन एक्स प्लस 1 माइनस 2, और यही यहां पर है। तो दिस माइनस 1 दिस की हमें रेंज निकालनी है, ये होमवर्क है। अब आप में से कई बच्चे शायद हो सकता है ये ग्राफ ना जानते हो x प्लस 1/x और x माइनस 1/x के, तो मैंने आपके लिए बना दिए x माइनस 1/x का ग्राफ ये येलो वाला है और x प्लस 1/x का ग्राफ ये ग्रीन वाला है। ये दो ग्राफ होते हैं, दोनों जानने चाहिए, दोनों हाइपरबोला होते हैं। y इक्वल टू एक्स भी इनकी एसिम्टोट होती है, x इक्वल टू 0 भी एसिम्टोट होती है। ये येलो वाला ये 1,0 से पास करता है, ये माइनस 1,0 से पास करता है। दोनों ग्राफ आपको पता होनी चाहिए। ये इसका लोएस्ट पॉइंट 1,2 होता है और ये वाला जो पॉइंट जहां डेरिवेटिव 0 होता है ये -1, -2 होता है x प्लस 1/x का। ये इधर इंक्रीजिंग है, इधर भी इंक्रीजिंग है। ओवरऑल इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते क्योंकि बीच में टूट रहा है। तो ये आपको हिंट दिया है मैंने उस क्वेश्चन के लिए। जो समझदार बच्चे वो समझ गए होंगे कि इसी चीज -1 ये है तो इसमें शायद x माइनस z माइनस 1/z का ग्राफ बनाना पड़ सकता है। देखिएगा, मुझे नहीं पता, आप ट्राई कीजिएगा। तो इसकी हमें रेंज निकालनी है। अब जिस बच्चे को भी बैकलॉग वगैरह इन सबसे परेशानी हो रही है, फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, स्पीड में इशू आ रहा है, रिवीजन का प्लान नहीं बन रहा है, वो एक बार एकेडजा 2 जरूर ट्राई करे। उसमें आपकी इन सब प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत प्यारे प्यारे टूल्स हैं जिसको आप अपने आप सेल्फ स्टडी के लिए यूज कर सकते हैं। आमतौर पर बच्चे इन चीजों का सोल्यूशन यूट्यूब पे ढूंढने की कोशिश करते हैं, कोई वीडियो मिल जाए कुछ हो जाए, उससे नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। आपकी सिलेक्शन आपकी सेल्फ स्टडी से होगी। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं हो रहे हैं तो नो वीडियो नथिंग कैन हेल्प यू। इफ योर स्पीड इज नॉट कमिंग अप टू द पॉइंट, नो वीडियो कैन हेल्प यू। रिवीजन का प्लान के लिए रिवीजन स्ट्रैटेजी इज नथिंग। आप स्ट्रैटेजी, रिवीजन स्ट्रैटेजी दोस्त में जाइए, रिवीजन टूल है, रिवीजन दोस्त है, वहां पे अपने पैरामीटर्स डालिए कि क्या चीज अच्छी है क्या खराब है, वो एकदम टेलर मेड आपको रिवीजन स्ट्रैटेजी बना के देगा और उसे फॉलो कीजिए। पढ़ना आपको है, आप यूट्यूब पे सिर्फ टाइम पास ढूंढ रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। वहीं पर कुछ मैथ्स के कोर्सेज हमारे 11th 12th ड्रॉपर और प्रैक्टिस कोर्सेज हैं, जिनको वो कोर्सेज में एनरोल होना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया हो और आपको मजा आया हो। ये हमने कोशिश की थी नेस्टेड फंक्शंस की जो रेंज है उसको एक समराइज, एक समरी में बांधने की। वैसे ये टॉपिक बहुत लंबा 1-2 लेक्चर लेता है, पर हमने कोशिश की एक छोटे से वीडियो में इसका काम हो जाए और आपको समझ में आए। और कौन से टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए प्लीज डू कमेंट्स, इन कमेंट्स में बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।